हाय एवरीवन। आज जो हम अपना सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर की, और जो यहाँ पे मटेरियल जो हमारा यूज़ होगा वो पूरा का पूरा किसका होगा, स्टील का होगा। जब हम अपना डिज़ाइनिंग कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसमें जो हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा था वो रेनफोर्समेंट यूज़ हो रहा था और दूसरा कंक्रीट यूज़ हो रही थी। यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो बन के तैयार होगा वो किसका होगा, स्टील का होगा। जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर आपस में कनेक्टेड होंगे, वो पूरे लोड को अपने आप में बियर करेंगे और उस पूरे लोड को ग्राउंड पे क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। पर जितने भी मेंबर होंगे इसमें चैनल सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, कुछ भी हो, सब के सब किसके होंगे, स्टील के होंगे। तो आप एक ये वीडियो देखो पहले कि हमारा कोई भी स्टील स्ट्रक्चर होता है, एक जनरल वीडियो है, कुछ भी हो सकता है स्टील स्ट्रक्चर में। जैसे तुम्हारे रेलवे ब्रिज हो गए, रेलवे ब्रिज के अलावा ट्रांसमिशन टावर्स हो गए, ट्रांसमिशन टावर्स के अलावा हमारा क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल जो रूफ ट्रस होती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं, वो हो गई। सब किसके बन के मिल के बने हैं, स्टील के बने हैं। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर क्या है, एक बहुत स्पीडली प्रोसेस है। आरसीसी के में तुम्हें पता कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद उसे क्यूरिंग पीरियड चाहिए, सारे काम चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। आपके पास मेंबर रेडी हैं, फटाफट कनेक्शन करके तुम बहुत जल्दी उसे क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। एक मेन फ़ायदा ये भी होता है, कॉस्ट भी कम आती है। अगर स्पान डिपेंड करता है स्पैनिंग कैसा है। तो आप ये वीडियो देखो कि एक जनरल हमारे स्टील स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उसके जो डिफरेंट मेंबर है, डिफरेंट कंपोनेंट है, उनका क्या यूज़ होता है, वो सब फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले। तो जो हमारा है, ये हमारा एक क्या है, एक कॉलम बेस है। जो जनरली अभी ये वाला ये क्या है, एक कॉलम बेस है। कॉलम बेस आरसीसी का बना हुआ होता है। यहाँ पे अब हम कोई एक स्टील का मेंबर है, बोल्टिंग कनेक्शन के द्वारा इसको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे अलग अलग हम क्या करेंगे, कॉलम बेस बनेंगे, और कॉलम बेस बनाने के बाद उसके ऊपर अलग अलग जो बेसिंग है, जो कॉलम लगाए हैं, स्ट्रक्ट लगाए हैं, वो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर की नीड है वो लगाए हैं। उसके बाद ये क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। इसका काम है कि स्ट्रक्चर को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारा ये बोल्टिंग कर दी जाती है। दूसरा मेंबर हमारे जोड़ा है कॉलम के साथ, एक और मेंबर ऐड किया है जिसका काम है टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, कुछ भी ले सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर उस टाइम क्या आ रहा है। ये हमारा एक और स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊँ, देखो अब तुमने नोटिस किया है या नहीं, ये देखो। अब देखो, जो ये मेरा सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। जो इसमें मेरा मेंबर यूज़ हुआ है, ये वाला, ये स्टील का जो मेंबर, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन चैनल शेप का है। तो इस वजह से मैं इसको, जो ये मेंबर है, इसको क्या बोलूँगा, चैनल शेप मेंबर बोलूँगा। इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बेसिस पे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो ये नीचे वाला यूज़ हो रहा है, ये जो कॉलम के रूप में हो रहा है, ये आई सेक्शन का है क्रॉस सेक्शन। इसका आई सेक्शन का मतलब, इसे तुम टॉप से देखोगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये भी है कि मतलब मेरा एक स्टील मेंबर, जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से बन के बना होता है। और जो जो भी मेंबर यूज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, या तो बोल्ट के द्वारा कनेक्ट करें, रिवेट के द्वारा कनेक्ट करें, पिन के द्वारा कनेक्ट करें, या वेल्डेड कनेक्शन के करें। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक ये चैनल सेक्शन है, इसको दूसरे चैनल सेक्शन के साथ क्या कर दिया, असेंबल कर दिया, जोड़ दिया। किसके थ्रू, बोल्टिंग के थ्रू, रिवेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और चैनल सेक्शन है, उसको भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमने स्टेबिलिटी बना रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये तो सिर्फ एक हमारा एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। हो सकता है आगे रेलवे ब्रिज होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हर कोई भी स्टील स्ट्रक्चर का हो, पर जनरल जो बेसिक असेंबली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर को जोड़ा जाता है कनेक्शंस के द्वारा। उसके बाद इसमें हमने क्या देखिए, ट्रस भी दे सकते हैं। ये हमारा जो राफ्टर है, ये मेन है, वो है। तो एक जनरली एक ट्रस है एक तरह की, ये इसको भी हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कनेक्शन के साथ जोड़ दिया। और इसमें फिर फर्दर मेंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पूरा कनेक्शन किया, बोल्टिंग की। ये हमने जो यूज़ किया अभी, ये ब्रेसिंग्स है। ब्रेसिंग्स का काम है लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अब ये जो
आगे यूज़ किए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं। एक बार दिखा देता हूँ स्टॉप करके। तो ये जो मेरा वाला पोर्शन है, ये एक मिनट, ये सीधी सीधी लाइन में जो है मैंने स्टील का ये मेंबर डाला है, इनको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्लिन्स। इसका काम क्या है, जो टॉप से रूफ का लोड आ रहा है उसको इन पर ट्रस पे ट्रांसफ़र करता है। ट्रस के थ्रू ये जो टोटल ऊपर से रूफ कवर का मटेरियल है, स्नो का, जो कोई बारिश वारिश हो जाए, किसी का भी लोड आएगा ऊपर से, उसको ट्रस पे ये वाले मेंबर पे ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद एक कॉलम पर ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद एक कॉलम बेस पर ट्रांसफ़र होकर नीचे सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनको हम पर्लिन्स बोलते हैं। जनरली रूफ ट्रस में इस्तेमाल होता है जब कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारा जो यूज़ हुआ है इस बार, ये हमारा चैनल सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये एक रोड पे वो प्रोवाइड किया है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन में, ये वाली रोड, ये वाली रोड, ये वाली, ये जनरली क्या है, जो पर्लिन्स है इनको कनेक्ट करके रखती है। कनेक्ट करने का मतलब ये है, इनको एक स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। तो लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा ना इस पर्लिन्स को, उसे रोकेगी और उन्हें बेंडिंग में नहीं जाने देगी। तो एक अलग एडवांटेज हो जाता है इसको सैग रोड को यूज़ करने का। ये फर्दर सारे एक कंपोनेंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस एक मैं जनरल में तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे कंपोनेंट का यूज़ क्या है। सैग रोड से कनेक्ट कर दिया इसको। कंक्रीटिंग कर दिया है कॉलम बेस पे। अब उसके बाद रूफ डाल दी है। रूफ किसी भी मटेरियल की हो सकती है, उसका खुद का कितना भी सेल्फ वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो ये मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, अगर इसकी हम सिंप्लीफाई की स्टडी पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमने एक कॉलम बेस बनाया। कॉलम बेस हमारा किसका था, बनाया था हमने आरसीसी का बनाया था। तो वो कहाँ पे है, ये रहा। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कॉलम बेस बनाया जिसमें ऊपर हम अपने कॉलम को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आरसीसी का। उसके बाद इसे यहाँ पे इस वाले कॉलम को कनेक्ट किया गया इसके साथ, एक कनेक्शन बोल्ट के साथ, बोल्ट थे उनको यूज़ करके इसको जोड़ा गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके के हमने क्या बनाया, कॉलम को कॉलम बेस के साथ जोड़ दिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर टॉप पे क्या है, एक ट्रस्ट का यूज़ किया। इस तरीके से है, आगे दिखेगी इस तरीके से। उस मेंबर का क्या यूज़ किया, जनरली एक टाइप ऑफ ट्रस है, उसको यूज़ किया। उसके ऊपर पर्लिन्स बिछाए। पर्लिन्स के ऊपर क्या हुआ, सैग रोड से उनको जोड़ा गया। और उसके बाद रूफ का जो जितना भी वजन आ रहा था पर्लिन्स के थ्रू ट्रस पे ट्रांसफ़र हुआ। ट्रस के बाद इस कॉलम पर, कॉलम के बाद इस कॉलम बेस से सीधा ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हो गया। तो एक जनरल, तुम अगर कोई भी स्टील स्ट्रक्चर का बात होगा तो उसका काम यही होगा कि वो स्टील का जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट मेंबरों से मिलके बना होगा। और वो मेंबर जो कनेक्टेड होंगे वो कनेक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा उन्हें। या तो वो कनेक्शन रिवेट कनेक्शन होगा, या बोल्टिंग कनेक्शन होगा, या वेल्डेड कनेक्शन होगा, या पिन कनेक्शन होगा। उनका काम ये होगा कि जो मेंबर पर जो लोड आ रहा है उसको कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे मेंबर पे। दूसरे मेंबर से फिर वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरे मेंबर पे, फिर वो नीचे कॉलम पे ट्रांसफ़र करेगा, कॉलम से वो कॉलम बेस पे, और सीधा फिर वो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टील स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो जो स्टील स्ट्रक्चर का अगर तुम मेन कंपोनेंट तुम्हें समझ में आएगा, तो इसका हर एक पार्ट का मेन कंपोनेंट है कनेक्शन। मतलब ये कि कनेक्शन का इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि मेरा अगर मेंबर सही है, मेंबर पे जो लोड आ रहा है, उस पर टेंशन लोड आ रहा है, वो टेंशन को बियर कर पा रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, बेंडिंग को ले पा रहा है, कि ऐसा भी आ रहा है। पर कनेक्शन जो मैं बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो वीक है, वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है,
तो मेरा स्ट्रक्चर है वो किस में फेल हो जाएगा, कनेक्शन में फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक कनेक्शन की स्टडी करनी पड़ती है कि हम जो भी अपना कनेक्शन में बोल्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो उन पर लोड आ रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए, शियर हो, बेंडिंग हो, टेंशन, कंप्रेशन, कुछ भी हो, उसको ईजिली एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे क्या कर सकें, वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक हम डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे वो कनेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे कि रिवेटिंग कनेक्शन कैसे होता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा जो कनेक्शन के अंदर हमारा रिवेट, बोल्ट, पिन कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है मेंबर। अब देखो यहाँ पे मेरे एक ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर यूज़ हो गए। जैसे ये वाला जो मेंबर यूज़ हुआ कॉलम में, इसका जनरली कौन सा लोड आएगा, इस पे जनरली हमारे कंप्रेशन लोड आता है। तो कंप्रेशन लोड आएगा, बेंडिंग भी आ सकती है, पर जनरली हम मान के चल रहे हैं कंप्रेशन लोड आएगा, और वो कंप्रेशन के थ्रू क्या है पूरे लोड को इस पे कॉलम बेस पे ट्रांसफ़र कर देगा, फिर वहाँ से ज़मीन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो ये मेंबर है, ये वाला जो कॉलम वाला मेंबर है, ये जनरली इस पर कंप्रेशन आ रहा है, तो इस मेंबर को मैं क्या बोल दूंगा, कंप्रेशन मेंबर बोल दूंगा। जनरल क्या बोल दूंगा इसको, कंप्रेशन मेंबर बोल दूंगा। अब जो ये मेरी ट्रस थी, अगर यहाँ पे अभी ढक गई ये वाली जो यहाँ पे यूज़ हो रही थी, इसमें जो बॉटम वाला मेंबर है उस पर क्या आ रहा है, टेंशन, तो इसको मैं बोल दूंगा टेंशन मेंबर। मतलब ये है कि जिस मेंबर पे जिस तरीके का लोड आ रहा है उस मेंबर को उस तरीके का नाम दे रहा हूँ। बेंडिंग आ रही है तो उसको क्या बोल दूंगा, फ्लेक्सुरल मेंबर बोल दूंगा। तो जैसे हमारा कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन की डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम जब अब मैं कोई भी अपना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्टील का, उस पर जिस तरीके का लोड आ रहा है, कम अगर उस जगह कंप्रेशन लोड आएगा तो जो मेरे को मेंबर डिजाइन करना पड़ेगा उस साइज का और शेप का डिजाइन करना पड़ेगा जो उस कंप्रेशन लोड को आसानी से क्या कर ले, बियर कर ले। इस वजह से फिर हमें अपना टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग भी जरूरी हो जाती है, कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग भी जरूरी हो जाती है, फ्लेक्सुरल मेंबर की डिजाइनिंग मतलब जो बेंडिंग आती है जिस पे, जैसे हम आई सेक्शन ले लेते हैं, बीम ले लेते हैं, कुछ भी कर लो, तो इनकी डिजाइनिंग जरूरी हो जाती है। कॉलम बेस की डिजाइनिंग जरूर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जनरली ये 7-8 हमारे मेन टॉपिक है, कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर, कॉलम बेस, गेट गिडर, इन सब की हमें क्या क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो ओवरऑल अगर तुम स्टील स्ट्रक्चर की बात करो तो तुम्हें समझ में आता है स्टील स्ट्रक्चर क्या है। एक स्ट्रक्चर है जो बना होता है स्टील के मेंबर्स के द्वारा, और उसका काम क्या है, जो टोटल लोड आ रहा है उस कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफर करता है और उसके बाद सीधा का यहाँ पे ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देता है। ये हमारा क्या है, एक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक ओवरव्यू समझ में आएगा हो कि किस तरीके से हमें करना है। तो अब हम जो पढ़ेंगे अगला, अब स्टार्टिंग करेंगे। आज मैं तुम्हें बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो पहले बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, असेंबलीज ऑफ मेंबर होता है। उसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें कोड यूज़ करने वाले हैं। जनरली जो हमारे 2 कोड यूज़ होते हैं, IS हैंडबुक नंबर 1, उसमें क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्ट्रक्चर स्टील की, जो रोल सेक्शन स्टील स्ट्रक्चर होता है उसकी होती है, और IS 800 2007 इसके अंदर जनरल स्पेसिफिकेशन होते हैं कि हम कौन सी लिमिट तक कितनी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर जो जनरली कोई भी होगा, टेंशन मेंबर होगा, कंप्रेशन मेंबर होगा, वो हमारा जो डिज़ाइन होता है वो जनरली डिज़ाइन होता है स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, सर्विसिबिलिटी के लिए, ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए, फैटिग के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो और इन सब के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। मेनली तो हम तभी तो प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हम RCC का प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पर प्रोवाइड ये क्यों कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिकल भी होता है और दूसरा इसके साथ क्या है, जल्दी कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है और जल्दी उसे डिसमेल्टिंग मतलब उसे रफली हटा भी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है। दूसरा, स्टील हमारी क्या होती है, लाइट वेट होती है। मतलब कहने का ये है कि इसका एक छोटा जो सेक्शन होगा, स्मॉल सेक्शन भी क्या है, स्मॉल सेक्शन होगा, उसका स्मॉल सेल्फ वेट होगा, और उस पर वो जो लोड ले सकता है वो बहुत हैवी लोड को बियर कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टील डक्टाइल मटेरियल होता है, जबकि हमारे जो RCC में कंक्रीट डक्टाइल नहीं होती, तो जब फेल होगा, फेल होने से पहले हमको क्या है, वो एकदम सडन फेल नहीं होगा, हमें थोड़ा आभास हो जाएगा, वो प्लास्टिसिटी जो उसमें आएगी वो हमें क्या है दिख जाएगी, तो उससे हम मेंटेनेंस के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी स्टील की होती है कि वो समय के साथ मोस्टली क्या नहीं होती, चेंज नहीं हो सकती। इसके डिसएडवांटेज भी है कि टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पूरी की पूरी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, पर उससे ज़्यादा काफ़ी क्या है, एडवांटेज हैं। तो अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं, जो स्टील यूज़ करता हूं, तो जनरली
अगर मैं जो इसमें स्टील यूज़ करने वाला हूँ वो बनती कैसे है। होता क्या है कि मैं एक अपनी जो मिल होती है, फैक्ट्री होती है, उसके अंदर क्या है कि जो आयरन लेता हूँ, प्योर आयरन, उसको मोल्ट करता हूँ, मतलब मोल्टन स्टेट में लेता हूँ। उसमें जितने भी कंपोजिशन है, कार्बन वगैरह जो नेसेसरी होते हैं स्टील को बनाने के लिए, वो सारे केमिकल कंपोजिशन डालता हूँ। उसके बाद उस मोल्टन जो मेरा ये है आयरन है या मोल्टन, जो मेरा ये पूरा जो स्टील बनाने के लिए यूज़ हुआ है, इसको मैं अपने चैनलों के थ्रू आगे भेजता हूँ। वहाँ ये मोल्टन स्टेट के बाद धीमे धीमे क्या है एक शेप ले लेते हैं, वहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें फिर इतना सॉलिडिफाई नहीं कर देता, मतलब उनको इतना ठंडा नहीं कर देता जिससे कि वो दोबारा शेप में ना जा सके या उसकी कोई क्रिस्टल प्रॉपर्टी चेंज हो सके। उसके बाद उन्हें रोलरों के थ्रू पास किया जाता है। रोलरों का काम क्या होता है कि जो हमें डिज़ायर्ड शेप चाहिए होती है उस स्ट्रक्चर की, वो शेप को उसे कन्वर्ट करके देते हैं। फिर धीमे धीमे वो सॉलिडिफाई होते हैं, कूल हो जाता है, और हमें जो डिज़ायर्ड शेप का स्ट्रक्चर चाहिए या जो क्रॉस सेक्शन चाहिए वो हम मेंबर का, वो हमें क्या मिल जाता है। तो ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा अभी कि स्ट्रक्चरल के जो स्टील है या जो सेक्शन है मेंबर के, वो कौन कौन से होते हैं, किस किस शेप के हो सकते हैं, हर स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टी होती है। इवन हमारी जो हैंडबुक है आईएएस हैंडबुक नंबर 1, उसमें क्या है जो प्रॉपर्टीज़ दी है ना स्ट्रक्चरल स्टील के रोल सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसका वजन कितना है, उसका रेडियस ऑफ वायरेशन कितना है, एरिया कितना है, उसका सेल्फ वेट कितना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी उस कोड के अंदर मेंशन है कि अगर मेरे स्टैंडर्ड स्टील का सेक्शन बनाएंगे किस किस शेप के होते हैं, वो भी हम फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा होता है कि डिफरेंट शेप कौन सी होती हैं जो इसमें स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा मेंबर हम यूज़ कर सकते हैं। स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है, जो यंग मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी होती है, हमें पता है कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा जनरली स्टील के बारे में है, स्टील के कंपोजिशन के बारे में है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बेसिंग करेंगे, और फिर हम जो अपना स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कनेक्शन में हम रिवेटिंग और बोल्टिंग कनेक्शन, सेम डिजाइनिंग होती है, वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो हम अगला जो चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, उसका चैप्टर का नाम है टेंशन मेंबर। फिर कनेक्शन, वो कंप्रेशन मेंबर ख़त्म करेंगे, उसकी डिजाइनिंग ख़त्म करेंगे। जो टेंशन मेंबर है, जैसे हमारा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है टेंशन मेंबर डिजाइन करते टाइम, शेयर लेग को हटाने के लिए हम क्या, उस चीज़ को नहीं आने देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लग एंगल्स का यूज़ करते हैं। फिर हम लग एंगल्स की भी डिजाइनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे। कंप्रेशन मेंबर में भी जनरली बेंडिंग मूवमेंट आता है। जनरली जो मेन चीफ कारण होता है फेलियर का, वो क्या, बकलिंग है। तो बकलिंग को हम कैसे, लेशिंग यूज़ करते हैं, बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसकी जो बकलिंग की जो कैपेसिटी है उसको कम करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब हर एक जो मेंबर डिजाइनिंग है उसमें कुछ ना कुछ वो होते हैं कि वो मेनली किस वजह से फेल होगा, और वो जो फेल होगा उस फेलियर का जो हमने एक सॉल्यूशन लाया है, फिर उसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, ये करना है। फिर फ्लेक्सुरल मेंबर की डिज़ाइन करेंगे। ओवरऑल फिर हम एक समझ जाएंगे कि एक स्टील स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारा डिजाइनिंग होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कनेक्शन के साथ। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।